दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के मुगल शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मुगल शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुगल शासन व्यवस्था कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था और बाबर के शासनकाल में वजीर का जो पद था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। यानी सम्राट के बाद जो है शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वह वकील होता था, ठीक ना, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सर्द, उस सर्द और मीर समन में विभाजित कर दिया। अकबर के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया और अकबर के समय में सबसे ज़्यादा दिन तक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कौन काम किया? तो असद खान ने किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। यानी कि सेना का जो वेतन मिलता था वह मीर बख्शी द्वारा सरखत के नाम से पत्र पर हस्ताक्षर होता था, उसके बाद जो है उसका वेतन मिलता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग का प्रमुख कार्य करता था तो उसको क्या कहा जाता था? तो काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदत ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। यानी जो लगान नहीं लिया जाता था, ऐसा भूमि जो लगानहीन होता था उसको मदद ए मास कहा जाता था। का निरीक्षण कौन करता था? तो सर्द करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सामा कहलाता था और सम्राट के जो घरेलू विभाग का जो काम का जो प्रधान था उसका क्या कहा जाता था? तो मीर सामा कहा जाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी कहलाता था और सूचना और जो गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? तो दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना और आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। यानी कि शरीयत के प्रतिकूल, यानी कि शरीयत जो है उसके अनुकूल अगर कोई काम नहीं कर रहा है, प्रतिकूल अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको रोकने का काम और आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का जो काम था वह मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में या दस्तूर ग्राम में बटे थे। यानी कि जो शासन की दृष्टि से जो मुगल साम्राज्य था उसका बंटवारा जो है सूबे में हुआ था और सूबा क्या चीज़ में बट गया था? सरकार में। और सरकार क्या चीज़ में बट गया था? परगना में। परगना को महाल भी कहते हैं। और महाल क्या चीज़ में बट गया था? तो जिला, जिला या दस्तूर में, ठीक ना। और दस्तूर जो थे वो ग्राम में बटे हुए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवादा या दीह कहते थे। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, जिसे मवादा या दीह कहते थे। और मवादा के अंतर्गत उससे भी जो छोटी छोटी बस्तियाँ होते थे उसको नागला कहा जाता था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। आगे हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, यानी कौन कौन से अधिकारी थे और उनको क्या क्या से कार्य दिया हुआ था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पद आता है सूबेदार। सूबेदार का क्या कार्य था? प्रांतों में शांति स्थापित करना, यानी प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। यानी सूबेदार का काम था कि जो भी प्रांत है उसमें शांति स्थापित करना। उसके बाद दूसरा पद आता है दीवान। दीवान का क्या कार्य था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, यानी सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। यानी जो दीवान थे उसके प्रति जवाबदेह करता था और जो राजस्व था उसका प्रधान होता था कौन? दीवान। बख्शी क्या कार्य था? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। बख्शी जो है सेना का प्रमुख होता था। फौजदार, जिले के प्रधान फौजी अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। यानी कि जो जिले के प्रधान फौजी अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? तो फौजदार कहा जाता था। आमिल एवं अमल गुजार, ठीक ना। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी को आमिल या अमूल गुजार कहा जाता था और नगर के प्रधान को कोतवाल कहा जाता था। परगने के प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था और ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाए एवं लगान निर्धारित करने वालों को आमिल कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य
चाकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। और शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य जो है एक चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। और भूमि कर के आधार पर मुगल साम्राज्य जो है वह 3 भागों में विभाजित थी। पहला जो था वह खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होता था? तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था, यानी कि ऐसा भूमि जिस पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो है बादशाह का नियंत्रण होता था उसको खालसा भूमि कहा जाता था। दूसरा है जागीर भूमि। जागीर भूमि क्या होता है? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी पैसा लेकर दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। तीसरा जो था सयूरगल या मदद ए मास, ये क्या था? अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। यानी कि अनुदान में जो दिया जाता था लगानहीन भूमि, उस पर लगान नहीं वसूला जाता था, उसको मिल्क भी कहा जाता था। और इसी के नाम सरयुगल मदद मास है। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया। यानी शेर शाह जो था राजस्व के लिए जो अपनाया रहा था पद्धति, उसको राई कहा जाता था और इसका उपयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा कड़ोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलना करना होता था। यानी अकबर ने 1 कड़ोरी नाम का अधिकारी को नियुक्त किया था 1573 ईस्वी में, और उसका काम क्या था कि अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। यानी उसका नाम था कड़ोरी, तो 1 करोड़ दाम वसूलता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम के एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि 1580 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। कब स्टार्ट किया? तो 1580 ईस्वी में। किसने किया? तो अकबर ने। कौन सा प्रणाली? तो दहसाला नाम की प्रणाली, ठीक ना। और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग था पोलज। इसमें क्या होता था? तो इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, जिसको कि पोलज कहा जाता था, और वर्ष में 2 बार फसल होती थी। दूसरा था प्रति। इस भूमि पर 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। प्रति भूमि जो थी उस पर क्या होता था? 1 या 2 वर्ष के इंटरवल के बाद उस पर, ठीक ना, खेती की जाती थी। फिर तीसरा था चाचर। चाचर में क्या था कि इस पर 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर पर क्या होता था कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथा था बंजर भूमि। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। नामे है बंजर, तो बंजर में जानिए रहे कोई चीज उगता नहीं है, तो यह भूमि जो है कृषि योग्य भूमि नहीं थी। और जब कृषि योग्य था ही नहीं तो इस पर टैक्स नहीं देना होता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक को तहसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। यानी कि 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। यानी कि 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली यानी नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। अब इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक तहसील और दूसरा तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रणाली अपनाया? नस्क प्रणाली। याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रणाली अपनाई? तो नस्क प्रणाली को। और भू राजस्व की राशि को उपज को क्या कर दिया? आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। और मुगल काल में जो किसान थे वह 3 भागों में विभाजित थे। पहला था खुद काश्त। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। यानी खुदकस्त किसान ऐसे किसान थे जो उसी गांव पर खेती करते थे जहां वो निवास करते थे। दूसरा थे पाही काश्त। ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और पाही काश्त ऐसे किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। और तीसरा जो था मुजारियन। मुजारियन क्या था? तो खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। यानी कि मुजारियन जो था वह पैसे देकर भूमि को किराए पर लेकर और उस पर कृषि कार्य करते थे, इसलिए नाम इसका क्या था? मुजारियन था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। मुगल काल में अगर सबसे ज़्यादा अगर रुपये की ढलाई अगर किसी काल में हुआ तो औरंगजेब के समय में हुआ। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, आना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। जहांगीर ने क्या किया कि अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, ठीक ना, और उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया। यानी कि
जहांगीर जो है अपने समय पे जो सिक्का बनवाया था तो उस पर अपना आकृति भी बनवाता था और प्लस में वो अपना नाम और नूरजहां का नाम भी उस पर अंकित रहता था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं, ठीक ना, क्या क्या व्यवस्था था मुगल काल में लगान वसूल करने की, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला है गल्ला गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। यानी गल्ला बख्शी में क्या होता था कि इसमें फसल का कुछ भाग जो है सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, नसक क्या है, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल पर उसे ले लिया जाता था और यह व्यवस्था बंगाल में थी। यानी कि इसमें क्या होता था कि जैसे ही फसल खड़ी थी उस पर जो है अनुमान लगाकर कि इतना टैक्स दे दीजिए और उस पर यह लगान ले लिया जाता था। यह व्यवस्था कहाँ लागू थी, तो बंगाल में लागू थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। जब्ती प्रथा क्या थे कि जो बोया गया फसल है उसी पर लगान को निश्चय किया जाता था और उसे नगद ले लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का का नाम क्या था, तो संसब, ठीक ना, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो चांदी का रुपया था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। आने वाले दिनों में 1-2 दिन में जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह का भी वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, तो देखना ना भूलें, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। चलिए आगे हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे, ठीक ना। दैनिक लेन देन में क्या होता था कि तांबे का दाम का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, दाम का प्रयोग होता था। अब 1 रुपया में कितने दाम होते थे, तो 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। यानी मुगल सेना जो थी वह 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। ठीक, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का पूर्णतः किस पर था, तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित था और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक के मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहलाते थे। यानी कि जो 10 से 500 रुपया तक मनसब प्राप्त करते थे उसको मनसबदार कहा जाता था। और 500 से जो 2500 तक मनसब प्राप्त करते थे उसको उमरा कहा जाता था। और 2500 से जो ऊपर मनसब प्राप्त करते थे उसे अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। यानी जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा मिलता था। यानी कि स्पष्ट है कि मुगल काल में जाति प्रथा थी। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या मात्र 79 थी। यानी कहने का मतलब है कि अकबर के शासनकाल में जो 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी थे और औरंगजेब में यह बढ़कर कितना हो गया, 79। जागीर के पद पर जागीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की और जहांगीर सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। जहांगीर ने क्या किया कि सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम की व्यवस्था की और सर्वप्रथम इस पद पर महावत खां को, ठीक न, दिया गया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मराठों का उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे।